नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न पे आधारित, जिसमें हमें इस टेबल में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे दी हुई संख्या को ज्ञात करना है। हमें बाकी के दिए हुए जो संख्याएं हैं उन उनके बीच में जो लॉजिक है वो स्टडी करना है और उसी के आधार पर हमें ये सवाल का उत्तर प्राप्त करना है। तो हमें ये या तो हॉरिजॉन्टली देखना होगा या फिर वर्टिकली देखना होगा। अब अगर हम गौर से देखें तो जो नीचे तीसरे नंबर की रो है, इस रो में जो संख्याएं हैं वो बाकी की दो संख्याओं की तुलना में बड़ी हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 9, यहाँ पे दिया हुआ है 6, लेकिन यहाँ दिया है 45। ये संख्या थोड़ी बड़ी है, तो इसलिए यहाँ पर हमें जोड़ या घटाव की ट्रिक नहीं, हमें या तो गुणे की या फिर स्क्वायर की या क्यूब की, मतलब वर्ग की या घन की ट्रिक काम कर सकती। तो आइए देखते हैं यहाँ क्या कौन सी ट्रिक काम करती है। तो 9 गुणित 6 करते हैं तो आता है 54 और यहाँ दिया है 45। इसी प्रकार अगर 11 गुणित 8 करते हैं तो आता है 88। यहाँ पे दिया है 57, मतलब ये वाली ट्रिक तो काम नहीं कर रही है। हम स्क्वायर वाली ट्रिक लगाते हैं। अगर हम 9 का स्क्वायर करें, 9 का स्क्वायर करने पे हमारे पास आता है 81, और अगर हम 6 का स्क्वायर करें तो हमारे पास आता है 36। अब इन दोनों को अगर हम घटा लें तो हमारे पास आता है 11 में से 6 गया तो 5, और इधर बचते हैं 7, 7 में से 4 गए, 7 में से 3 गए तो बचे 4, 45। मतलब इस संख्या के वर्ग में से इस संख्या के वर्ग को घटाया तो फिर हमारे पास ये उत्तर प्राप्त होता है। देखते हैं ये दूसरे कॉलम में भी यही ट्रिक लग रही है क्या। तो 11 का वर्ग होता है हमारे पास 111 का वर्ग होता है 121, और 8 का वर्ग होता है हमारे पास 64। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो देखते हैं 57 आता है क्या। तो ये हो गया 7, और यहाँ पे बचे 11, 11 में से 6 गए तो बचे 5, 57। जी हाँ, तो 11 का वर्ग और 8 का वर्ग, इन दोनों का जो अंतर है वो है 57। तो हमारा इस कॉलम का उत्तर लाने के लिए हमें 8 का वर्ग करना होगा। तो 8 का वर्ग होता है 64, और 3 का वर्ग होता है 9। तो 64 में से अगर 9 जाते हैं तो हमारे पास क्या डिफरेंस आता है, 55। सो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 55। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें भी हमें फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न का सवाल है। तो अब देखते हैं ये जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमारे पास जो तीसरे नंबर की रो है, इस रो में जो संख्याएं हैं वो बाकी की दो संख्याओं की तुलना में थोड़ी बड़ी है। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर का ट्रिक काम करेगा। तो अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2, यहाँ पे दिया हुआ है 3, और नीचे वाले संख्या है 75। तो 2 और 3 से 75 कैसे बनाया जा सकता है। तो अगर हम 2 और 3 को जोड़ दें तो हमारे पास आता है 5, और 5 में अगर हम 15 का गुणा कर दें तो हमारे पास आता है 75। ये एक तरीका है। अब दूसरे वाले कॉलम में देखते हैं इसी तरीके का लॉजिक है क्या। यहाँ पे दिया हुआ है 7, यहाँ पे दिया हुआ है 4। तो इन दोनों को जोड़ने पे आता है 11, 7 धन 4 बराबर 11, और 11 में अगर 15 का गुणा करें तो हमारे पास आता है 165। यही लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है। 11 गुणित 15 अगर किया तो 165 आया। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर आएगा, 11 और 14 को हम जोड़ देंगे, नहीं 14 और 5 को जोड़ देंगे, 14 प्लस 5 बराबर 14 प्लस 5 कितना होता है, 19। और 19 में अगर 15 का गुणा किया जाए तो कितना उत्तर आएगा, 19 में 15 का गुणा करने पे कितना उत्तर आएगा। तो 15 नमा की 135, 135 का हम यहाँ लिख देते हैं 5, 135, 135 का 5 हासिल के 13,
15 एकम 15 और 13 28, तो 285 हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन क्रमांक 2। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि ए, बी और सी मिलकर उसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। तो हमसे पूछा गया सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा। हमें जो जानकारी दी गई है प्रश्न में वो है ए प्लस बी कितने दिनों में कार्य पूरा करते हैं, 24 दिनों में, फॉर 24 डेज। और ए, बी और सी मिलके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं, तो ये हो गया ए, बी और सी, ये लोग मिलके उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 8 दिनों में। तो हमें ज्ञात करना है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो इसके लिए हमें ए, बी और सी की अलग अलग कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। कार्य क्षमता पता करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कुल कार्य कितना है। कुल कार्य कैसे मिलेगा, ये जो डेज हैं हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 24 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 24 और 8 का एलसीएम दोस्तों 24 ही होगा। तो 24 यूनिट कार्य है यहाँ पे हमारे पास। अब ए प्लस बी मिलके 24 यूनिट कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 24 डेज में करते हैं। तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, ए और बी मिलके 1 यूनिट। और इसी प्रकार ए प्लस बी प्लस सी तीनों से एक साथ मिलके कार्य करते हैं, तो इनको 8 दिन का समय लगता है। तो 24 यूनिट कार्य करने में 8 दिन का समय लगा, मतलब एक दिन में तीनों ने मिलके कितना कार्य किया, 3 यूनिट। तो हमारे पास क्या जानकारी आती है, हमारे पास ये जानकारी आती है कि ए प्लस बी इनकी जो एफिशिएंसी है प्रतिदिन की वो है 1 यूनिट, और ए प्लस बी की प्रतिदिन की एफिशिएंसी कितनी है, प्रतिदिन की कार्य क्षमता कितनी है, इनकी कार्य क्षमता है 3। अब हमसे क्या पूछा गया है, सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो अगर हम इस इक्वेशन में को इस प्रकार से लिख दें कि ए प्लस बी ब्रैकेट बंद करने के बाद प्लस सी बराबर 3, ये भी लिख सकते हैं। ए प्लस बी का मान हमें पहले से ही ज्ञात है, ए प्लस बी का मान हमारे पास क्या है, 1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस बी की जगह 1 और प्लस सी बराबर 3। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 1 मतलब कि 2। तो ये हमें ज्ञात हो गया, ये सी की कार्य क्षमता है। कितनी है सी की कार्य क्षमता, सी की कार्य क्षमता है 2 यूनिट की। और कुल कार्य हमारे पास कितना है, कुल कार्य हमारे पास 24 यूनिट। तो वो कितने दिनों में कार्य पूरा कर देगा, तो उसका उत्तर होगा 24/2, मतलब 12 दिनों में, 12 डेज में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 12 दिन। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जिसमें हमें इंग्लिश का एक बड़ा शब्द दिया हुआ है और इसके जो लेटर्स हैं उसकी सहायता से हम नीचे दिए हुए ऑप्शंस के कौन से शब्द नहीं बना सकते वो हमें देखना है। तो इस प्रकार के सवाल को करने का एक जो ट्रिक होता है वो ये होता है कि हम प्रत्येक लेटर को मन ही मन जोर से पढ़ेंगे 2 बार, ताकि वह हमारी शॉर्ट टर्म की मेमोरी में कुछ समय के लिए स्टोर हो जाए और हम फिर ऑप्शंस में वो वर्ड ढूंढ सकें जो इन लेटर्स से नहीं बनाया जा सकता। तो आइए शुरू करते हैं। I, N, T, E, L, L, I, G, E, N, C, E। एक बार फिर से I, N, T, E, L, L, I, G, E, N, C, E। अब बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन से सी,
और यहाँ पे ये जो ए, हमने ए एक बार भी प्रोनाउंस नहीं किया, हमने ए एक बार भी नहीं बोला, तो ये जो पहला ही शब्द है कैंसल, इस ऊपर वाले वर्ड से नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए हमने कितनी जल्दी ये आंसर ढूंढ लिया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, अगला प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन का। तो सिंप्लीफिकेशन में हमें क्या दिया हुआ है, 1185 का 88% धन प्लस 425 का 20%, इसका मान क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये ज्ञात करना है हमको। तो हमें क्या दिया हुआ है, 1125 का अर्थ होता है गुणा 88% प्लस 425 का मतलब गुणा 20%। आइए इसे आगे हल करते हैं। आगे हल करने पे हम देखते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1125 गुणित 88, और अगर प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100। इसी प्रकार 425 गुणित 20 और प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। आइए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे ये संख्या 4 से कट जाएगी, या फिर इधर का 4 से ही काट देते हैं। 4 से काटा तो ये हमारे पास आया 22 और यहाँ पे आया 25। अब इस संख्या को हम ऊपर वाली संख्या और इसको हम देखते हैं, 25 से ही कट जाएगा तो 25 एकम 25, और यहाँ पे आता है 25 चौक 100, हासिल क्या है 12, और ये हो गया 125, तो ये हो जाएगा 45। इसी प्रकार इस संख्या को देखते हैं, तो ये नीचे वाली संख्या पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 गुणित 22। अब इस संख्या को हल कर लेते हैं, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और 5 से ये संख्या कट जाएगी तो 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 5 अटे 40, और ये हो जाएगा 40, और इधर आया 2 हासिल का, और 5 छम 25, तो ये हो जाएगा 85। तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो इस प्रकार आएगा, 45 और 22 का गुणा करने पे हमें प्राप्त होता है 45 और 22 का गुणा करने पे हमें प्राप्त होता है 990, और यहाँ होगा 85, तो ये इन दोनों का जोड़ होता है 1075। काफ़ी सरल सवाल था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, 1075, 1075। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब निम्नलिखित श्रृंखला में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार बढ़ रही है। हमने देखा कि ये श्रृंखला में जो अंकों में अंतर है वो काफ़ी बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे प्लस या माइनस की ट्रिक काम कर सकती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले है 11 से 13, तो यहाँ पे क्या है +2, 13 से 17, तो यहाँ पे कितना है +4, फिर है 17 से 19, तो यहाँ पे कितना है +2, फिर है 19 से 23, मतलब यहाँ पे कितना है +4। तो अगर इन नंबर को देखें तो ये श्रृंखला कैसे आगे बढ़ रही, +2 +4 +2 +4, तो +4 के बाद यहाँ पे क्या आएगा +2, +2 कितना होता है 23 +2 23 धन 2 बराबर 25। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 25। हमने देखा श्रृंखला +2 +4 +2 +4 के पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो यहाँ पे +4 था तो अब +2 आएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न पसंद आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्प चुनें जिसमें संख्याओं का सेट प्रश्न में दी गई संख्याओं के सेट के समान हो। तो हमारे पास इस प्रश्न में एक
सीरीज़ में या एक सेट में संख्याएं दी हुई है, हमें ये देखना है कि ये संख्याएं, ये सेट में जो संख्याएं हैं जो लॉजिक का पालन कर रही है, उसमें से ऑप्शंस में से वही लॉजिक वाली संख्याएं हमको ढूंढनी है। तो हमारे पास पहली संख्या है 8, 8 के बाद है 56 और 56 के बाद है 72। तो 8 से अगर मुझे 56 लाना हो तो क्या करना होगा? 8 से 56 लाने के लिए मुझे 7 का गुणा करना होगा, 8 सती 56। और अगर 56 8 से ही मुझे 72 लाना हो तो मुझे 9 का गुणा करना होगा। तो एक जो लॉजिक है इन संख्याओं में वो है, पहली संख्या में 7 का गुणा करने पे दूसरी संख्या आती है और पहली संख्या में 9 का गुणा करने पे तीसरी संख्या आती है। ये लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखते हैं ये कौन सी संख्या फॉलो कर रही है। तो आप अगर देखें गौर से तो 8 सत्ती 56 7 का गुणा किया और उसके बाद 7 नमा की 63, ये 9 का गुणा किया, यहाँ पे ये फॉलो हो रहा है। सिमिलरली अगर नहीं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 8 का गुणा हो रहा है और यहाँ पे 9 का गुणा हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे 5 का गुणा हो रहा है, 3 पंजे 15, और यहाँ पे 8 का गुणा हो रहा है। तो तीसरे नंबर पे देखते हैं तो यहाँ पे 6 सता 42 और यहाँ पे 6 नमा की 54। तो इस ऑप्शन नंबर 3 में इस लॉजिक का फॉलो कर रहा है। तो पहली वाली संख्या में अगर हम 7 का गुणा करेंगे तो आता है 42, और उसी संख्या में पहली वाली संख्या में अगर हम 9 का गुणा करेंगे तो आता है 54। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों में वह विकल्प खोजें जो अन्य से भिन्न है। तो इसमें जो संख्याएं दी हुई है वो संख्याएं आपस में 3 ऑप्शंस में वो संख्याएं एक लॉजिक फॉलो कर रही हैं, एक लॉजिक के तहत वो संख्याएं दी हुई है और एक संख्या उनमें से भिन्न है, हमें वो भिन्न संख्याएं याद करनी है। तो अगर हम पहली संख्या का पेयर देखें तो ये दिया हुआ है 422 8, इधर दिया हुआ है 382 और 18, इधर दिया हुआ है 718, इधर दिया हुआ है 16, यहाँ दिया है 318 और यहाँ दिया है 12। गौर से अगर हम इन संख्याओं को देखें तो हमें अगर 488 से 422 से 8 लाना हो तो हम किस प्रकार ला सकते हैं? 4 + 2 + 2, तो ये होता है 8। मतलब इन तीनों अंकों का जोड़ ये संख्या है। इसी प्रकार अगर हम दूसरी संख्या देखें तो वो है, इन तीनों अंकों का जोड़ करें तो 3 + 8 + 2, तो ये कितना होता है? ये होता है 13। तीसरे वाली संख्याओं का जोड़ करें तो ये होता है 7 + 1 + 8, तो ये हो जाएगा 16। तो ये तीसरे पेयर में भी ये लॉजिक फॉलो हो रहा है, तीनों संख्याओं के योग से ये संख्या आ रही है। चौथे में ये लॉजिक फॉलो हो रहा है, क्या देखते हैं? तो 3 + 1 + 8, तो ये कितना हो जाता है? 12। जी हाँ, चौथा वाला भी यही फॉलो कर रहा है। तो लेकिन दूसरे वाले में हमने देखा कि तीनों संख्याओं का जोड़ से ये संख्या नहीं आ रही है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिशा और दूरी से संबंधित है, तो देखते हैं इसको कैसे हल किया जा सकता है। मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। मैं दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। फिर मैं 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। अब मैं अपने घर से कितनी दूर हूँ, हमें ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दिशा वाला चार्ट बनाना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि दिशा का चार्ट एक प्लस के साइन के जैसा होता है, जिसमें इस तरफ नॉर्थ दिशा होती है, उसके विपरीत में साउथ दिशा या दक्षिण दिशा होती है, राइट हैंड साइड पे ईस्ट या पूर्व दिशा होती है और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट या दक्षिण दिशा होती है। अब हमें प्रश्न में क्या कहा गया है? मान लेते हैं हमारा स्टार्टिंग पॉइंट
ये बिंदु है। हमें कहा गया है मैं अपने घर से उत्तर की ओर चला, तो यहाँ मान लीजिए ये घर है, तो यहाँ से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, उत्तर की दिशा मतलब ऊपर की ओर, 5 किलोमीटर ऊपर की ओर चला, मान लेते हैं यहाँ पे रुकते हैं, तो ये दूरी कितनी हो जाती है? 5 किलोमीटर। अब हमें आगे कहा गया है मैं दाएं मुड़ा। अब यहाँ पे खड़ा होने के बाद दायां किस तरफ आ जाएगा? दायां इस तरफ आ जाएगा। और क्या कहा गया है आगे कि अब मैं 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चलने के बाद मान लेते हैं यहाँ रुकते हैं, तो ये कितना हो गया? ये दूरी कितनी हो गई? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की 3 किलोमीटर। अब कहा गया है कि जब यहाँ पे खड़ा हुआ, फिर मैं 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, यहाँ से अब दक्षिण दिशा किधर आ जाएगी? दक्षिण दिशा लाने के लिए हमें नीचे की तरफ चलना पड़ेगा, और हमें क्या कहा गया है कि दक्षिण की दिशा में 1 किलोमीटर चला, यहाँ पे 1 किलोमीटर चला, तो ये आखिरी बिंदु है। अब हमसे क्या पूछा गया है? मैं अपने घर से कितनी दूर हूँ, तो अपने घर से दूरी कितनी हो जाती है? अपने घर से दूरी हो जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये दूरी हमें याद करनी है। अब ये दूरी याद करने के लिए हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि ये, आप देखें तो ये एक हमारे पास अगर हम इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दें, तो हमारे पास एक ये समकोण त्रिभुज की आकृति बनती है। ये और ये तीन इसकी भुजाएं हैं। हमें कहा गया ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई भी कितनी है? 3 किलोमीटर। अब अगर हमें इस भुजा का मान ज्ञात हो जाए, तो हमारे लिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम से हमारा काम आसान हो सकता है। तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से लेके इस पॉइंट की दूरी थी 5 किलोमीटर, और जब इसके पैरेलल उसने 3 किलोमीटर की यात्रा कर ली और वो व्यक्ति 1 किलोमीटर चल गया, तो फिर 5 में से अगर 1 जाता है, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर। क्योंकि ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? 1 किलोमीटर। ये एक आयत बना है, एक रेक्टेंगल बना है, और हम जानते हैं रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स हमेशा बराबर होती है। तो ये दोनों 3 है, 3 है, तो इसके सामने यहाँ पे 1 है, तो इसके सामने वाली भुजा 1 किलोमीटर हो जाएगी। और ये जो पूरी लंबाई थी, हमने देखा यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है, ये लंबाई यहाँ तक की लंबाई थी 5 किलोमीटर। 5 में से 1 गया, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर की। अब इस भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम में हम सभी जानते हैं कि इस भुजा की लंबाई होती है हमारे आधार की, ये हो जाएगा हमारा कर्ण की लंबाई होती है, पर हाइपोटेनस की लंबाई इज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की लंबाई प्लस बेस की लंबाई। तो यहाँ पे हम देखें तो बेस कितना है त्रिभुज का? मान लेते हैं ये बेस है, तो ये कितना हो गया? 3, तो 3 का वर्ग। और ये कितना है? ये है 4, तो 4 का वर्ग। ये वो कितना? ये दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा? हाइपोटेनस या कर्ण के जोड़ के बराबर, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। तो ये दिस इज इक्वल टू h का स्क्वायर। अब अगर हम इसे हल करें तो ये हो जाएगा 3 + 4, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, और h की वैल्यू कितनी है? इनका स्क्वायर। इधर से स्क्वायर वर्ग था, तो इधर वर्गमूल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर मतलब 9, और 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो ये हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल निकालने पे h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 किलोमीटर। 5, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर। सही उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक 4, 5 किलोमीटर।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का ये प्रश्न है। इसमें हमें जो ब्लैंक स्पेसेस दिए हुए हैं वहाँ पे मिसिंग अल्फ़ाबेट ज्ञात करने हैं। इस प्रकार की सीरीज़ को हल करने के लिए 2 ट्रिक हमें एक साथ यूज़ करनी पड़ती हैं, जिसमें हमें पहले ये देखना होता है कि इस सीरीज़ में कुल लेटर्स कितने हैं, कुल अक्षर कितने हैं, तो वो हम गिन लेते हैं। इसमें हमें ब्लैंक स्पेसेस भी गिनना है। तो गिनने पे हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो हमारे पास 18 शब्दों की 18 लेटर्स की ये सीरीज़ है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 18 की सीरीज़ को 3 गुणित 6 लिख सकते हैं या 6 गुणित 3 लिख सकते हैं। और एक दूसरी संभावना हमारे पास जो बनती है वो होती है 2 गुणित 9 या 9 गुणित 2। लेकिन इतनी बड़ी या इतनी छोटी श्रृंखला बनना थोड़ा मुश्किल है। तो ज़्यादा संभावना ये है कि या तो इसमें 3-3 के 6 3-3 लेटर्स के 6 पेयर होंगे, 6 हिस्से होंगे, या फिर 6-6 लेटर्स के 3 हिस्से होंगे। आइए देखते हैं दूसरी ट्रिक जो हमें लगानी रहती है इस प्रकार की श्रृंखला में, वो ये देखना रहता है कि पास पास में कितने लेटर दिए हुए हैं। वहाँ से हमें हिंट मिलती है। बिना किसी गैप के पास पास में लेटर कहाँ दिए हुए हैं? तो ये दिया हुआ है CB, यहाँ पे दिया हुआ है DB, यहाँ पे दिया हुआ है CB, CBA, यहाँ पे दिया हुआ है BC, यहाँ पे दिया हुआ है PAD। तो अब इस प्रकार की श्रृंखला में हम देखें तो हमारे पास होता है कि A के बाद D दिया हुआ है, यहाँ पे A के बाद D दिया हुआ है। तो A के बाद देखते हैं खाली स्थान कहाँ है। A के बाद खाली स्थान होता है यहाँ, तो हम यहाँ पे D लिख देते हैं। उसके बाद ये एक बड़ा समूह बन गया, तो CBA DBC। तो अगर हम देखें तो अब हमारे पास CB यहाँ पे दिया हुआ है और CB के बाद यहाँ कौन सा अक्षर आ रहा है? A। अगर मैं यहाँ पे A लिख दूँ तो फिर ये श्रृंखला इस तरीके से बन जाती है CBA DB, और DB के बाद हमने यहाँ पे देखा था C। अगर मैं यहाँ पे C लिख दूँ तो ये श्रृंखला इस प्रकार से बनती है CBA DBC। दूसरे में भी देखें तो CBA DBC, मतलब 6-6 के समूह में ये श्रृंखला बनी हुई है। तो अगर मैं इसे इस तरीके से अलग अलग कर दूं तो ये हो जाता है CBA DBC। यहाँ पे भी ये CBA DBC, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? CBA DBC। तो ये कौन से वाले ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है? ये हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ACDCB। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।